एक चीज हमसे पूछा जाता है कि आर्थिक नियोजन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी आर्थिक नियोजन क्या है कि इकोनॉमिक प्लान। बेसिकली इसका संबंध किससे होता है? हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाले उन नीतियों से होता है जो भारत सरकार के द्वारा समय समय पर क्या किया जाता है, बनाया जाता है। कि आर्थिक नियोजन तो सबको पता है कि कैसे कैसे आया। बेसिकली क्या था कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को हम किन किन नीतियों से सराहें बैठाएं ताकि हमारे देश का क्या इकोनॉमिकल ग्रोथ बढ़ता चला जाए, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा होता चला जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे हिंदुस्तान में जो इकोनॉमिकल ग्रोथ होता है चंद्रशेखर, वो कब होता है? 1934 में इसका प्रमाण मिलता है। ठीक है, कैसे कैसे इसका नियोजन का विकास कैसे कैसे हुआ उसको देख लेते हैं। ठीक है पल्लवी रानी, 1934 में हमारे हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक होते, उसका नाम क्या होता है? एम विश्वेश्वरैया। नाम सुने होंगे ना? एम विश्वेश्वरैया जी सर। हाँ, क्या है कि 1934 में हमारे भारत में इकोनॉमिक यानी आर्थिक नियोजन का विकास बीज कब पड़ता है निजेश? पड़ता है 1934 में, जब एम विश्वेश्वरैया के द्वारा भारत के विकास के लिए एक बहुत ही सुंदर नियोजित प्लान क्या किया जाता है, नक्शा प्रस्तुत किया जाता है। किसके पास में? भारत सरकार के सामने। देखो यह वही समय होता है स्तुति जब 1935 में हमारे यहाँ क्या क्या पारित होता है? भारत शासन अधिनियम पारित होता है ना? नहीं बोल रही हो? हाँ, होता है। आपको पता है कि हमारा जो संविधान बना था उस संविधान में मैक्सिमम प्रोविजंस कहाँ से लिए गए हैं? यहीं से लिए गए हुए हैं। हमारे देश का जो आर्थिक विकास हुआ है ना पल्लवी, उसका भी रीड कौन है? 1935 का ये भारत शासन अधिनियम ये रीड है। लेकिन हमारे देश में आर्थिक विकास को इसमें शामिल करने वाला या रीड देने वाला कौन व्यक्ति था? व्यक्ति का नाम है एम विश्वेश्वरैया। इसकी किताब थी, किताब का क्या नाम है? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पढ़े हैं ना? इसी किताब में उन्होंने बताया कि हम जब आजाद होंगे, हम जब क्या होंगे? आजाद होंगे, तो हमारे देश का आर्थिक विकास कैसे कैसे होगा, उनका उसने क्या किया है? चर्चा कर दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो, अब यही से पूछता है किताब का नाम या इसका कौन कौन सम्मत है, कौन कौन नहीं सम्मत है। अब लिख लो, अब लिखवा देते हैं, कुछ लिखवाना है उसमें। कैसे लिखो? 1938 कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में, जल्दी लिखो, कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया, नहीं नेशनल प्लानिंग कमेटी, नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 में। फिर से बता दीजिए। हाँ, 1938 में क्या किया गया? ये नेशनल प्लानिंग यानी इसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। कब? हरिपुरा अधिवेशन में। चेयरमैन कौन थे इसके? वो थे सुभाष चंद्र बोस और इस कमीशन के हेड थे जवाहरलाल नेहरू। हाँ, चेयरमैन कौन थे? एससी बोस। ठीक है, और नियोजन समिति का हेड कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब देखो सर एक पीपल्स प्लान भी था एमएन रॉय का। बता रहे हैं, घबराइए नहीं। देखो ध्यान से, हरिपुरा अधिवेशन जब हो रहा था किसके? बोस जी के नेतृत्व में, तो चाचा जी को क्या किया? बोलने का मौका मिला। तो नेहरू साहब बहुत पढ़े लिखे लोग थे भाई, और देश के बारे में सच में सोचते थे। तो जब ये भाषण दिया इन्होंने, तो इन्होंने एक ढांचा तैयार किया, खाका बताया कि हम आजाद होंगे तो यहाँ ये उद्योग लगाएंगे, वहाँ ये उद्योग लगाएंगे, यहाँ ये उद्योग लगाएंगे। इतना इकोनॉमिकल इन्होंने सीधा बताया कि हम अपने देश का अगर विकास करना है तो उद्योगों को हमको क्या करना होगा? स्थापित करना होगा। इसीलिए हम जब आजाद हुए तो आजाद भारत में क्या कहा जाता है? नेहरू को कुछ पिता बोला जाता है ना? नेहरू को किसी का पिता बोला जाता है? नहीं, मॉडर्न इंडस्ट्री क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट का। इसीलिए नेहरू को क्या बोला जाता है? आधुनिक उद्योग का क्या बोला जाता है? पिता बोला जाता है, और एग्रीकल्चर का पिता बोला जाता है। क्योंकि इसने बताया कि भाई हम दो रूप से विकास कर सकते हैं भारत का। कैसे? उद्योग लगाकर और कृषि को डेवलप करके, तो उसमें भी कृषि में भी हम क्या लाएंगे? इंडस्ट्री लाएंगे, यानी एक नियोजित तरीके से क्या लाएंगे? हम अपना डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, लिखो 1944 बॉम्बे प्लान, ये पूछा गया हुआ बीपीएससी के द्वारा। बॉम्बे प्लान, इसमें क्या था नीता कि बंबई के जो 8 बड़े बड़े उद्योगपति थे, उन्होंने क्या किया? स्नेहा
आपस में मीटिंग किया। मीटिंग क्या किया कि हम बम्बई को और अपने देश को कैसे इकोनॉमिकल रूप से क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। तो उन्होंने एक नियोजन बना, प्लानिंग बनाया। हालांकि यह असफल हो पाया, क्योंकि इसके प्लान को ना नेहरू साहब नहीं माने, बॉम्बे प्लान। तो पूछा जाता है कि कोई समिति का नाम दे देगा, पूछेगा उसका संबंध किससे है, ठीक है। तो बॉम्बे प्लान का संबंध किससे हो जाएगा निजेश, आर्थिक विकास से, ठीक है। नहीं समझे, लिखो 1945 जन योजना, जिसको क्या बोलते हैं, पीपल्स प्लान बोलते हैं, जन योजना। किसके द्वारा लाया गया था जन योजना, एमएन रॉय। हाँ, एमएन रॉय के द्वारा, ठीक है। ये भी किसका संबंध किससे है, आर्थिक विकास से संबंध है हमारा, ठीक है। 1950 सर्वोदय 45 में गांधी प्लान भी था 45 में। हाँ ठीक, हाँ 19 श्रीमान नारायण द्वारा था। हाँ 1945 में एक और था, गांधीवादी योजना, श्रीमन नारायण के द्वारा लाया गया था, श्रीमन नारायण के द्वारा, ठीक है। अब लिखो 1950, ये क्या था 1950 का वर्ष, सर्वोदय योजना किसका था, जयप्रकाश नारायण, हाँ जयप्रकाश नारायण। 15 मार्च 1920, 15 मार्च 1950, अगला लिखना 15 मार्च 1950 योजना आयोग का गठन, उसका भी काम क्या था, हमारे देश में विकास करना आर्थिक का, ठीक है। 6 अगस्त 1952 क्या गठन किया गया था, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। हाँ, राष्ट्रीय विकास परिषद, काफी महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगी, 1 जनवरी 2015 क्या, नीति आयोग। हाँ नीति आयोग। यानी इस समिति का नाम याद रखना, डेट याद करना रखना पूछा जाता है पेपर में कई बार, और पूछेगा क्या, संबंध किससे है, इसका स्थापना कब कब किया गया था। तो किसका से संबंध होगा, हमारे देश के आर्थिक विकास से। जो भी समिति का संबंध किससे हो जाएगा, हमारा आर्थिक विकास से, ठीक है। पांडे जी मौद्रिक प्रणाली में हमको क्या पढ़ना पड़ता है, देखो इसमें हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, मनी को जानेंगे, उसके बाद हम लोग किसको जानेंगे, बैंकिंग को जानेंगे। बैंकिंग को जानने के बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसी में जैसे इन्फ्लेशन होता है, रिसेशन होता है, स्टैगफ्लेशन होता है, कुछ टर्म्स को हम लोग जानेंगे, ठीक है। देखो सबसे हम जानते हैं कि मनी आखिर होता क्या, ठीक है पल्लवी रानी। मनी का मतलब क्या होता है स्तुति, मनी का मतलब होता है मुद्रा। मुद्रा क्या होता है, तो मुद्रा एक प्रकार का संकेत होता है, यानी वस्तु विनिमय, क्या होता है, वस्तु विनिमय प्रणाली करने का क्या होता है, एक अधिकार, ये आधार होता है मुद्रा। मनी क्या होता है, वास्तव में वस्तुओं का आदान प्रदान, एक्सचेंज करने का क्या होता है, एक मीडियम होता है, उसी को लोग क्या बोलते हैं, मुद्रा कहते हैं, ठीक है निजेश। मुद्रा जो होता है वह मुद्रा अकॉर्डिंग टू आरबीआई, अब जो भी बात करेंगे किसके संदर्भ में, एक यूट्यूब पे मास्टर साहब बोलते हैं बीपीएससी के संदर्भ में, तो जो भी बात करेंगे किस संदर्भ में बात करेंगे, आरबीआई के संदर्भ में बात करेंगे, ठीक। देखो आरबीआई कहता है कि हम केवल 4 प्रकार को मुद्रा मानेंगे, उसके अलावा तुम कुछ लेके हम मुद्रा को नहीं मानेंगे। सबसे पहला क्या कहता है, करेंसी। करेंसी का क्या मतलब हुआ, पैसा नहीं, नोट, यानी ना होता कि 10 का नोट, 20 का नोट, उसका कितना का नोट होता है, 20 के बाद 50 लेकर के 2000 तक का नोट, इसको बोलते हैं करेंसी। समझी नीता, करेंसी का क्या मतलब हो गया, नोट, कागज का नोट, ठीक। दूसरा का मतलब हो गया क्वाइन, यानी किसको, सिक्का, मतलब क्या, खुदरा पैसा। अच्छा इसको पढ़ना ध्यान से, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, बहुत कुछ सीखोगी भी, ठीक है। देखो आरबीआई कहता है कि हम कागज का जो नोट जो हमारे द्वारा चलाया गया हुआ है उसको क्या करो, वो हम मानेंगे, वो दुनिया भारत में कहीं चले जाओगे तो तुमको मान्यता होगा, जहां जहां मेरे एग्रीमेंट है दूसरे देश में, वहां भी तुम्हारा नोट चलेगा। प्लस की जो सिक्का, हमारा सिक्का भी क्या होता है, मुद्रा का एक प्रकार हमारा होता है। हम लोग अभी तक ये नहीं जानते हैं कि क्या, कि भाई 2 ही प्रकार के मुद्रा होता है, लेकिन नहीं, 4 प्रकार। पहले हमें क्या होता है कि करेंसी हो गया, कौन हो गया, अब होता है हमारे पास में बचत खाता और चालू खाता। क्या होता है, बचत खाता और चालू खाता, ये भी क्या होता है, ये भी हमारे पास में मुद्रा का ही एक प्रकार होता है। एग्जाम्पल देखो ध्यान से, जैसे यदि आपका बचत खाता एसबीआई के ब्रांच मुजफ्फरपुर में है, आप दिल्ली गए हैं पढ़ाई करने के लिए, तो आप अपने खाता को ट्रांसफर करवा सकते हैं दिल्ली में, ठीक है। और मुजफ्फरपुर के एसबीआई में जितना पैसा था वो पैसा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, आपके दिल्ली वाले एसबीआई में। बचत खाता हो या चालू खाता हो, इसको भी क्या मानते हैं, इसको भी आरबीआई मुद्रा मानता है, ठीक है। क्योंकि हम जब भी चाहेंगे बैंक में पैसा जमा कर सकते हैं, इस खाता के माध्यम से पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। एक और होता है, चौथा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आवधिक जमा, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में टर्म डिपॉजिट।
अब आवधिक जमा क्या होता है बताओ, सब लोग पढ़ते होंगे आप लोग बैंकिंग में। आवधिक जमा क्या मतलब हुआ? आवधिक जमा का मतलब होता है कि एक तरह से समझो कि फिक्स डिपॉजिट हो गया। आवधिक जमा का मतलब हो गया कि निश्चित अवधि के लिए बैंकों में जमा किया गया पैसा। क्या होता है ये? निश्चित अवधि के लिए बैंकों में जमा किया गया पैसा। जैसे कि क्या होता है? फिक्स डिपॉजिट जमा करते हैं ना। जैसे विकास के पास ज्यादा पैसा हो जाएगा तो क्या करेगा वो? 2-3 लाख रुपए का क्या करेगा? फिक्स डिपॉजिट करवा देगा। उस पर क्या, उस पर बैंक हमको क्या देगी? बैंक हमको ब्याज इंटरेस्ट देता है। इंटरेस्ट देता है। और हम जब भी चाहे फिक्स डिपॉजिट क्या कर सकते हैं? तुड़वा सकते हैं। तो वो भी क्या? वो भी हमारा करेंसी का एक रूप हो गया। ठीक है। मुद्रा का क्या होता है? टाइप्स ऑफ मनी होता है ना। मुद्रा ये समझ में आ गया? 4 प्रकार का मुद्रा होता है। क्या लिखे? हाँ, टाइप्स ऑफ मनी। बताओ कि मनी कितने प्रकार का होता है? सर M0, M1, M2, M3, M4। यस सर। अरे वो मनी नहीं होता है, बल्कि M1 M2 जो होता है ना, वो एक प्रकार का मेथड होता है जिसके माध्यम से हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी को नापते हैं। समझे विकास? M1 M2 जो होता है, डेबिट का। हाँ, M1 M2 जो होता है वो क्या है? वास्तव में नापने वाला यंत्र होता है, वो कोई मुद्रा नहीं होता। ठीक है। देखो आरबीआई के अनुसार 9 प्रकार का क्या होता है? प्रकार का मुद्रा होता है। क्वेश्चन यहां से पूछेगा आप लोगों से। ठीक है। देखो सबसे पहला प्रकार का मुद्रा होता है, उसका नाम क्या होता है? कानूनी मुद्रा। कानूनी मुद्रा, इसको क्या बोलते हैं? लीगल मनी। इसी को बोलते हैं हम लोग, इसी को हम लोग फिएट मुद्रा भी बोलते हैं। फिएट मुद्रा क्या होता है? लिख लो जल्दी से। वैसा तो मनी, जो बैक होता है बाय क्या बोलते हैं? लिख लो, जिनको लिखना लिख लो कि वैसा मुद्रा जो आरबीआई द्वारा जारी किया गया हुआ हो। वैसा मुद्रा जो आरबीआई के द्वारा जारी किया गया हुआ हो, क्या होता है? वो कानूनी मुद्रा हो गया। वैसा मुद्रा जो आरबीआई द्वारा जारी किया गया हो। जैसे क्या आएंगे बताओ इसमें? जैसे रुपया, सर करेंसी, सिक्का, है ना, आदि। ठीक। प्रतिभूति। हाँ, प्रतिभूति सब। हाँ जी, जो भी है ना, जो 4 प्रकार का पढ़े है ना मुद्रा, सब इसमें आ जाएगा हमारे पास। फिक्स डिपॉजिट। अब लिखो दूसरा, लिखो साख मुद्रा। साख मुद्रा यानी क्रेडिट मनी। साख मुद्रा का क्या मतलब होता है? लिखो यह मुद्रा बैंकों के द्वारा जारी किया जाता है। जैसे चेक, डिमांड ड्राफ्ट आदि। तीसरा लिख लो नजदीकी मुद्रा, नियर मनी। जैसे चेक उक होता है ना जी, यहाँ चेक हमारा हो गया, उसके बाद कौन सा चीज एक और बताए हैं? ड्राफ्ट हो गया, डीडी हो गया। तो वो सब भी क्या? वो सब हमारा साख मुद्रा का बात करता है ना। ठीक है। अगला लिखो नजदीकी मुद्रा, नजदीक, नियर मनी। ये क्या होता है? नियर मनी मतलब क्या कि हमारे पास में मनी हमेशा रहेगा। ठीक है। तो ये मनी का क्या हम लोग बोलते हैं? नियर मनी को। जैसे हमारे पास में क्या होगा? बॉन्ड। जैसे कि बॉन्ड है ना, बॉन्ड को हिंदी में बॉन्ड ही बोलते हैं। और डिवेंचर, DEVENTY, इसको बोलते हैं ऋण पत्र। ये 2 जो एग्जाम्पल होते हैं वो किसका होता है? नियर मनी का। हम जब भी चाहे अपने बॉन्ड को क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं, बेच सकते हैं। डिवेंचर यानी जब भी ऋण पत्र को चाहे हम लोग क्या कर सकते हैं? मार्केट में उसको भजा सकते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? हमारे पास में नियर मनी का हो जाएगा। ठीक है। अगला लिखो सांकेतिक, प्रमाणिक मुद्रा यानी स्टैंडर्ड। क्लास से ना बहुत क्वेश्चन पूछेगा इकोनॉमी में, ध्यान रखिए, इस पर पीटी में ध्यान रखिएगा। देखो प्रमाणिक मुद्रा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह हुआ कि ऐसा मुद्रा जिसका कि आंतरिक वैल्यू और बाह्य वैल्यू क्या हो? बराबर हो, यानी इनर वैल्यू और आउटर वैल्यू क्या होता है? बराबर होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं प्रमाणिक मुद्रा। लिख लो आंतरिक मूल्य और बाह्य मूल्य बराबर होता है। जैसे सिक्का, नोट। इसका मतलब क्या हुआ स्नेहा? देखो मेरे पास 5 रुपए का सिक्का है ना, तो 5 रुपए का सिक्का यदि हम किसी दूसरे आदमी को देंगे तो वह कितना होगा? 5 रुपए का सिक्का ना कहलाएगा, तो 6 या 4 का तो नहीं हो जाएगा। उसका आंतरिक मूल्य भी वही होगा। या उस 5 रुपए सिक्का को हम कहीं भी लेकर के जाएंगे तो उसका मूल्य कितना होगा? 5 रुपया का होगा। मेरे पास नोट है 100 रुपया का, किसी को देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 100 रुपया का नोट हो जाएगा हमारा, है ना, कम तो नहीं होगा वो ज्यादा। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं प्रमाणिक मुद्रा। अब लिखो सांकेतिक मुद्रा, 5वां हो गया। सांकेतिक मुद्रा क्या होता है? लिख लो जिसका आंतरिक मूल्य कम और बाह्य मूल्य ज्यादा हो। जैसे आंतरिक मूल्य कम और बाह्य मूल्य क्या होता है? ज्यादा।
जैसे देखो, जैसे डॉलर, यूराल, दिनार, देखती हो ना। अमेरिका में $1 का कितना कीमत है? अमेरिका में जाएगा तो $1 का मतलब क्या हो गया? $1 ना होगा। लेकिन यही $1 कहाँ आएगा? हमारा भारत में आएगा तो कितना हो जाएगा? लगभग 80 रुपया हो जाएगा। अमेरिका में कितना कीमत हो गया $1 का? $1 कीमत हो गया। इंडिया में क्या हो गया इसका? देखिए आंतरिक मतलब क्या कि जिस देश का करेंसी है स्नेहा, वहां पर उसका मूल्य कितना रहा? सेम ही रहा। लेकिन बाहरी मूल्य, बाह्य मूल्य यानी जब इंडिया के अमेरिका के बाहर गया तो कितना उसका मूल्य हो गया? हमारा 80 रुपये हो गया। ऐसे ही देखो, जैसे इंडिया का $1 का मतलब क्या हो गया? $1 हो गया। इसी को हम लेकर के जाएंगे यदि हम नेपाल में, तो कितना हो जाएगा नीता? ये लगभग हो जाता है 1.25 का। समझ में? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सांकेतिक मुद्रा बोलते हैं। अब लिखो कठोर मुद्रा, हार्ड करेंसी। कठोर मुद्रा का मतलब क्या हो गया? हार्ड करेंसी। हार्ड करेंसी लिखो, जिसे प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो, जिसे प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो, जिसे प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो। जैसे डॉलर, यूराल, वही चीज़ है कि उसको कमाना बहुत मुश्किल है ना, कि जाएंगे वहाँ अमेरिका में तब ना कमाएंगे डॉलर। अब लिखो कोमल मुद्रा, कोमल, सॉफ्ट करेंसी। सॉफ्ट करेंसी जिसकी मांग कम और पूर्ति ज़्यादा हो। सॉफ्ट करेंसी क्या होता है? कोमल मुद्रा जिसकी की मांग कम और पूर्ति क्या होता है? अधिक होता है। जैसे कि रुपया, देखती हो रुपया कभी कमी हुआ है, पड़ा रहता है बैंक में, है ना। और यही जो कोमल करेंसी होता है, यही कोमल करेंसी यदि गलत तरीके से छापा जाता है तो किसका निर्माण करता है? हमारे देश में काला धन का निर्माण करता है कोमल करेंसी, है ना। जिसमें तेजी से पलायन करने की प्रवृत्ति हो, जिसमें तेजी से पलायन करने की प्रवृत्ति हो। तेजी से कौन पलायन करेगा? शेयर मार्केट में किया गया निवेश। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? शेयर मार्केट में किया गया निवेश। देखते हैं ना, आज शेयर मार्केट में फंसाते हैं, 100 रुपया का, कल को 110 हो जाएगा, हो सकता है कम हो जाए, तुरंत मतलब अप डाउन होते रहता है। तो शेयर मार्केट में किया गया कोई भी इन्वेस्टमेंट क्या कहलाता है? हमारे यहाँ कहलाता है गर्म मुद्रा या हॉट करेंसी कहलाता है। अब लिखो सस्ती और महंगी मुद्रा, सस्ती और महंगी मुद्रा, सस्ती और महंगी मुद्रा। सस्ती मुद्रा मतलब क्या कि जो कम ब्याज दर पर उपलब्ध हो, और महंगी मुद्रा मतलब क्या कि जो अधिक ब्याज दर पर उपलब्ध हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सस्ती और महंगी मुद्रा बोलते हैं। ठीक है, ठीक, चलो ये हो गया। अब देखते हैं क्या कि इन मुद्रा जो होती है उस मुद्रा का माप हम लोग कैसे करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। ठीक है निमानी, समझ में आ गया? सर हॉट करेंसी 5 ही ना है सर? जैसे डॉलर वाला जो लिखा था SDR, या दूसरा कुछ है? हॉट करेंसी का मतलब हुआ नीचे से, SDR अलग चीज है, उसको हम लोग पढ़ाएंगे सेबी वाले में, है ना। जी। हॉट करेंसी का मतलब हुआ है कि जिसको में तीव्र पलायन का क्या वेग हो, हमको ये नहीं बोलते हैं हॉट करेंसी, गर्म हो बहुत ज्यादा। सब प्रोमिनेंट करेंसीज। हाँ, देखते हैं कि मुद्रा का माप जो होता है वो मुद्रा का माप हम लोग कैसे करते हैं। मुद्रा की माप जो होता है ना, उसके लिए हम लोग 4 संकेत का यूज करते हैं। संकेत का क्या नाम है? M1, M2, M3 एंड M4। ठीक है निजेश? अब देखो M1 का मतलब, M का मतलब क्या हो गया? M का मतलब हो गया मनी, मनी वन, यानी एक पर पहला प्रकार का मनी, दूसरा प्रकार तो मनी को सीधे M में लिख देता है। ठीक है स्नेहा? अब देखो ये जो M1 होता है, वह M1 जो होता है वह किस प्रकार का मनी होता है, या किस प्रकार का मुद्रा होता है? ठीक है, देखो यानी M1 में हम किन किन प्रकार की मुद्राओं को रखेंगे। ठीक है, लिख लो। M1 में क्या होता है? जनता के पास जो पैसा है, जनता के पास जमा पैसा। देखो M1 मुद्रा क्या होता है कि जो जनता के पास में पैसा हो गया, हमारा हुआ हो गया, प्लस बैंक में मांग जमा, बैंक में मांग जमा। ठीक है, 2 चीज हो गया। और एक सबसे महत्वपूर्ण होता है, वह होता है हमारा आरबीआई के पास जो अन्य जमा होता है वह। ठीक है, आरबीआई के पास जो अन्य जमा होता है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? M1 बोलते हैं। पूछा जाता है कि M1 मुद्रा में कौन कौन आता है, तो ध्यान से। M1 मुद्रा में क्या आता है? जनता के पास जो पैसा जमा है, अपने पास रखा हुआ है, सो प्लस बैंक में मांग जमा, यानी मांग का मतलब क्या हो गया? देखते हो कि बैंक में क्या हम जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट जमा कर दे, FD जमा कर देते हैं, या बैंक का कोई शेयर ले लिया, वो सारा मुद्रा। प्लस कि आरबीआई के पास में जो अन्य प्रकार का जमा है, शॉर्ट टर्म लोन है या लॉन्ग टर्म लोन है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? M1 बोलते हैं। और M1 जो होता है, जितनी भी प्रकार की मुद्राएं वह क्या होती हैं, उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? इसमें तरलता होता है, तरलता होता है। यानी यहाँ क्या होता है? सर्वाधिक
तरल मुद्रा है, तरल यानी इसमें क्या तरल मतलब लिक्विडिटी बहुत अधिक होता है। ज्यादा है। अब देखो, अब ये बताओ हमको कोई आदमी जिसको नहीं पता है तरल का मतलब क्या होता है, हमसे पूछो ना तो हम ये हमारे चलेंगे तरलता हमको पता है, क्योंकि अब तरलता बहुत बार यूज होगा टर्म में हमारे पास में। किसी को पता है नहीं पता है तो बता, पूछो हमसे भी, हम बताएंगे तो फिर नहीं बताएंगे बाद में। सर लिक्विडिटी का मतलब ये उसमें जो जल्दी मतलब खर्च हो जाए या फिर जल्दी उसको जगह लगा दिया जाए। सब लोग समझ रहे हैं तरलता का मतलब? सर बता दीजिए एक बार। हाँ ठीक है, देखो तरलता का मतलब होता है, तरलता का मतलब यहाँ पर समझो ध्यान से, जैसे हमारे जेब में क्या है, पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, जेब में मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन हम उत्सुक हैं कि पैसा क्या करें, खर्च करते चले जाए। तो मेरे पास हम पैसा खर्च कब करेंगे निजीश, जब मेरे पास क्या हो, कैश पैसा होगा तब ना खर्च करेंगे, और कैसा पैसा, खुदरा पैसा तब ना खर्च करेंगे। तो उसी को बोलते हैं तरलता, यानी यदि जिस मुद्रा में सर्वाधिक गमन करने का पावर हो, सर्वाधिक गमन करने की प्रवृत्ति हो, बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, मुद्रा प्रचलन बोलते हैं इकोनॉमिक टर्म, यानी पैसा का क्या चलन, निकलना। तो जितना देखती होगी, देखो यहाँ पर देखिए, जनता के पास पैसा जमा है, मेरे पास पैसा बहुत जमा है, तो क्या करेंगे हम लोग, उड़ाएंगे ना पैसा, मोटरसाइकिल खरीदेंगे, हेलीकॉप्टर खरीदेंगे, कुत्ता बिलाई गधा घोड़ा हाथी खरीदेंगे। मेरे पैसा क्या कि पैसा हमने मेरे पास जमा, हमने उसको तुरंत कुछ ना कुछ ले लिया। और जब मेरे पास पैसा जमा नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, सोचेंगे कि हम क्या खरीदें, किस कोचिंग में पढ़ें, किसका किताब खरीदें। तो तरलता का मतलब होता है क्या, कि गमन करने का व्यवस्था, या गमन करने का क्या विधि, एक प्रोसेस, ठीक है। देखो M2 क्या होता है, जो M2 हमारा होता है वह M2 किस प्रकार का मुद्रा होता है, जब हम M1 यानी M1 पूरा मुद्रा हो गया, तो जब हम M1 में डाकघर का जमा कर देते हैं, डाकघरों में बचत जमाए को जब जोड़ देते हैं तब वह क्या कहलाता है, तब वह कहलाता है M2 कहलाता है, ठीक। जब M1 यानी मतलब क्या है कि जनता के पास मुद्रा, बैंकों की मांग जमा, RBI के पास अन्य जमा में जब हम डाकघरों की बचत जमा को जोड़ देते हैं तब वह क्या कहलाता है, तब वह कहलाता है M2 मुद्रा कहलाता है। और इकोनॉमी के टर्म में इस दोनों को यानी M1 को M2 को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसको कहते हैं संकुचित मुद्रा। क्या कहते हैं, संकुचित मुद्रा। आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन संकुचित मुद्रा का एग्जाम्पल है, तो क्या बताएंगे, नैरो मनी। हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में नैरो मनी, ठीक है मनीष, समझ में आ गया, क्या बोलेंगे इसको, हम लोग बोलते हैं नैरो मनी, ठीक है। देखो M3 में क्या होता है, M3 जो प्रकार की मुद्राएं होती हैं, उन मुद्राओं में जब हम M1 देखो M3 में किस प्रकार की मुद्रा होगी, M3 में जब हम क्या करते हैं, M1 को जोड़ देते हैं, M1 रहता है प्लस की बैंक का सावधिक जमा, बैंक का क्या होता है इसमें, सावधिक जमा। अच्छा, हमने पहले दो प्रकार का जमा का बात किया था ना स्तुति। एक हमने क्या बताया था, एक हमने बोला था कि आवधिक जमा, एक होता है क्या, सावधिक जमा, ठीक है। दोनों में क्या मतलब अंतर होता है, बता सकते हैं कोई आदमी? देखो दोनों का मतलब क्या होता है, दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, फिक्स्ड डिपॉजिट ही बोलते हैं, समझो ध्यान से। जो आवधिक जमा होता है, वह क्या होता है कि अल्प समय के लिए हम लोग क्या करते हैं, जमा कर देते हैं, जैसे 1 साल के लिए 2 साल के लिए जमा कर दिया बैंक में। और जो सावधिक जमा होता है वह दीर्घ काल के लिए, यानी 10 साल 12 साल 15 साल के लिए खोलते हैं। जैसे देखो मान चलो कि अगर अभी किसी का बेटी पैदा हुआ है तो उसका शादी ब्याह करेगा 18 ईयर के बाद में, तो क्या करते हैं, जो एम्प्लॉय होते हैं वह क्या करेंगे, बैंक में जा करके कन्याधन योजना खोलवाते हैं, और हर महीने क्या करते हैं, हर महीने वो जमा करते हैं 5,000 रुपया 18 साल तक, और पैसा उसको नहीं निकाल सकता उसमें से पैसा। एक तरीका तो इसी कहाँ जाएगा, सावधिक जमा में। या मेरे पास 20 लाख रुपया है, हम क्या करेंगे, 20 लाख रुपया हम जमा कर देंगे बैंक में, सर आप सावधिक जमा में रख लीजिए, हमको कुछ इंटरेस्ट देते रहिए। वो तो सावधिक जमा क्या होता है, वो लंबे टर्म के लिए होता है, आवधिक क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो जब M3 में हम क्या करते हैं, जब M3 में M1 मुद्रा और जब बैंकों का सावधिक यानी लॉन्ग टर्म का डिपॉजिट जब जमा होता है तो दोनों को कंपाइल्ड रूप में क्या बोलते हैं, M3 बोलते हैं, ठीक है। इसी M3 को हम लोग व्यापक मुद्रा कहते हैं, व्यापक मुद्रा, या इसी को हम लोग स्थूल मुद्रा भी कहते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा तरलता किस में हो गया, M1 में हो गया, और सबसे क्या होगी M3 क्या हो जाएगा, व्यापक मुद्रा, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्थूल मुद्रा कहते हैं। आगे चलें। यस सर। समझ में आ रहा है नीता? M4 क्या होता है, जब M3 मुद्रा में, अब देखो यहाँ पर ध्यान से, इसमें क्या आएगा, M4 में क्या आएगा, जब M3 मुद्रा में हम क्या करते हैं, M3 मुद्रा में हम जब डाकघरों की
समग्र जमा को स्वीकार करते हैं तब क्या बनता है, तब वो जाकर के बनता है हमारा M4 मुद्रा बनता है। ठीक है, सबसे ज्यादा तरल कौन हो गया, M1 होगा, सबसे कम तरल कौन हो जाएगा, हमारा M4 हो जाएगा। अब क्या है कि हम लोग देखते हैं कि CRR क्या होता है। आरबीआई से जुड़े कुछ टर्म्स होते हैं, उस टर्म को हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे कि उसको जानेंगे कि वो आखिर होता क्या है। देखो CRR का मतलब क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। इसको अच्छे से समझना सारे बच्चे, ये टर्म काफी महत्वपूर्ण होता है इसमें। देखो CRR क्या होता है, जैसे बैंक हमारे पास में, देखो कैसे काम करेगा यहाँ पर। देखो एक हमारे पास में क्या हो गया, आरबीआई हो गया, और एक हमारे पास में कौन सा हो गया, अदर वाणिज्यिक बैंक। बैंक। हाँ अदर बैंक हो गया, मतलब SBI, HDFC, फलाना चिलाना जो भी बैंक हुआ। अब इसी दोनों पर नाचते रहेगा हमारा क्या, ये पढ़ाई। देखो ध्यान से, जो कैश रिजर्व रेशियो होता है, नगद आरक्षित अनुपात होता है, नितेश आखिर होता क्या है, वह होता है कि कोई भी बैंक हो, बैंक जो होता है वह बैंक अपने कुल संपत्ति का, समझो ध्यान से, बैंक जो होता है वो बैंक अपने कुल नगदी का कुछ निश्चित पैसा कहाँ जमा करता है, आरबीआई के पास जमा करता है। देखो ध्यान से, बैंक क्या करता है नीता, कुछ पैसा जो है वह क्या करता है, अपने नगद जमा का कुछ पैसा, कुछ अंश कहाँ जमा करता है, आरबीआई के पास जमा करता है। ठीक है, आरबीआई के पास वह क्या करता है, जमा करता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। यानी यह जो बैंक जमा करेगा आरबीआई के पास में, तो उसका कैश क्या रहेगा, रिजर्व रहेगा। क्या रहेगा, वह रिजर्व रहेगा। ठीक है, 21 मई 2022 को भारत सरकार, ये आरबीआई ने अपना मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ रेट को चेंजेज किया है। यानी 21 मई 2022 को उसमें क्या कहा गया है कि कोई भी वाणिज्यिक बैंक, चाहे केनरा बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, अपने नकदी का 4.5% कहाँ जमा करेगा, आरबीआई के पास जमा करेगा। यानी मान लो नीता, बैंक के पास मान लो कि 100 रुपया है, तो कितना पैसा जमा करेगा आरबीआई के पास में, 4.5 रुपया। और बैंक कितना में बिजनेस करेगा, 95.5 रुपया में। समझी बात को। ये पैसा क्यों जमा करता है, यह पैसा इसलिए जमा करता है कि मान लो कि कभी कोई भी बैंक दिवालिया घोषित हो जाए, तो वहां के ग्राहक का पैसा कौन देगा, बैंक कहां से देगा, बैंक तो नीलाम हो गया हुआ है, तो वही पैसा कौन देता है, आरबीआई देता है। समझ में आया, सिक्योरिटी, क्योंकि आरबीआई तो केंद्रीय बैंक हमारा हो गया ना। इसी को क्या बोलते हैं हमारा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। कोई दिक्कत क्या था समझने में, अब जरा बताओ। जब कैश यानी ये क्या CRR जो है स्तुति, जब बैंक से लेकर के आरबीआई के पास में आएगा, यानी देखो ध्यान से, एक बहुत अच्छा टर्म होता है कि इसमें जैसे से ये अगर हमारे पास में CRR में वृद्धि होता चला जाएगा, जैसे मान लो देखो यहाँ पर अभी क्या कि स्टेट SBI है वो कुछ जमा किया, PNB है वो कुछ जमा किया, केनरा बैंक है वो कुछ जमा किया, जो 12 गो बैंक है ना, सब तो जमा करवे करेगा, आरबीआई में जमा करेगा ना। यानी यह जो कैश रिजर्व रेशियो होता है वह वास्तव में क्या करता है, बैंकों के पास जो अधिक नगद होता है उसकी तरलता को क्या करता है, सोखता है। समझो ध्यान से, कैश रिजर्व रेशियो के यानी कैश रिजर्व रेशियो के माध्यम से आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों के पास रखे गए अतिरिक्त धन को क्या करता है, अपने पास में खींच लाता है। अगर नहीं खींचता स्नेहा तो यह बैंक क्या करता, बैंक हो जाता पागल, और जिसको मन करता उसको क्या किया, लोन देना शुरू कर देता। तो हमारा मार्केट क्या है, मार्केट हमारा जाता। सब जुड़ा हुआ है किससे, कैश रिजर्व रेशियो से। अब कंट्रोल है, जितना पैसा तुम हमको इनकम करके दिखाओगे, आरबीआई तो पिताजी हुई, सब तो बाल बच्चा हुआ, सब SBI का, SBI हो गया, PNB हो गया, बोलेगा जितना तुम कमाओ कोई दिक्कत नहीं, हमको 4.5% चाहिए तो चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस पर आरबीआई क्या करता है, ब्याज नहीं देता है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, CRR में क्या होता है, ब्याज नहीं मिलता है। CRR में यदि 1% का वृद्धि होता है, इसका मतलब हुआ कि कॉमर्शियल बैंकों से 72,000 करोड़ रुपया कहां जाता है, बैंक से जाता है, कहां, आरबीआई के पास। समझ रहे हैं बात को, तो काफी मोटा बिजनेस है। मोटा कि अभी, और इसमें देखिए कैसे बैंक कमाता है ना। समझ में आया नीता, अच्छे से खूब। हो कि चली गई क्लास में, अच्छा नहीं है वो, चली गई है, ठीक। तुमको समझ में आया मनीष? यस सर। जहां कंफ्यूजन होगा पूछना, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, ठीक है। अब देखो SLR क्या होता है,
स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी, यह इसको क्या हिंदी में बोलते हैं? नहीं पता। संवैधानिक तरलता हाँ अनुपात। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। सांविधिक तरलता, बताइए तो स्तुति खूब पढ़ करके आए, वेरी गुड, ऐसा ही ना पढ़ना चाहिए। सही है, हिंदी में कहीं बोल नहीं पाएंगे, अगर दे दिया जाएगा हाँ। ना नेगेटिव लेके आ गए। इसको बोलते हैं सांविधिक, और कहीं कहीं इसको हम लोग वैधानिक भी बोलते हैं, ठीक है। क्या इसको बोलते हैं? वैधानिक भी बोलते हैं। देखो फिर वही सिस्टम है, आरबीआई हमारे पास में है, और यहाँ पर क्या है, दूसरा प्रकार का बैंक है, ठीक, वही एसबीआई का जो प्रकार का बैंक हो गया। देखो ऐसे का मतलब क्या कि स्टेटूटोरी, सीधे बात है कि स्टेट यानी अपने पास में क्या का रिजर्व रखता है। अब देखो क्या ध्यान से कि एसएलआर जो होता है, वो एसएलआर क्या होता है कि जो बैंक हमारा होता है, जो हमारा बैंक होता है, वह बैंक अपने कुल नगद जमा का कुछ हिस्सा अपने पास रखता है। बैंक जो हुआ ना, अपने नगद का कुछ हिस्सा कहाँ रखता है? अपने ही पास रखता है, रिजर्व इमरजेंसी फंड में रखता है, ताकि मान लो कि बैंक में क्या है, पैसा की कमी हो, जैसे कोविड का था ना, कोविड का समय था, छट्टी सबका हो गया, जब लोगों का बैंकों का ईएमआई बंद हो गया, कर्मचारी को पैसा कहाँ से देगा? तो जो इमरजेंसी खर्चा होता है बैंक उसी से एसएलआर से पूरा करता है, ठीक है स्तुति। तो कुछ पैसा क्या करता है, अपने पास में रखता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एसएलआर बोलते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई इकोनॉमिकल क्राइसिस हमारे पास में आए तो बैंक उसका सामना बहुत अच्छे तरीके से कर पाए, यही उसका क्या होता है, महत्वपूर्ण काम होता है। अब क्या है, अब हमको आरबीआई ने बताया है, आरबीआई ने बता दिया है कि इस एसएलआर का हम लोग यूज आप अधिकतम कितना % कर सकते हैं? 18%। यानी यदि आपके पास में कितना है, 100 रुपया बैंक में है, तो क्या करोगी, 4.5 रुपया किसको देना होगा? आरबीआई को। 18% कहाँ रखना पड़ेगा? अपने पास सेफ रखना पड़ेगा। बाकी जो बचेगा उस पर तुमको क्या करना पड़ेगा? बिजनेस करना पड़ेगा। अब जरा बताओ कि जो 18% अपने पास में रखा कोई भी बैंक, वह बैंक क्या करेगा? अच्छा तो नहीं रहने देगा ना, उसको कुछ चलाएगा। इकोनॉमी जब तक मार्केट बढ़ जाएगा तब तक तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कैसे होगा, हमारे राज्य का, हमारे देश का कैसे विकास होगा? तो वह जो एसएलआर होता है, यहाँ एसएलआर पर ये जो बैंक होता है, वह बैंक किसको लोन देता है? केवल और केवल सरकार को लोन देता है। यानी जो 18%, इसलिए देखिएगा ना, आप पढ़ते हुइएगा कि बिहार सरकार को स्टेट बैंक ने इतना 1000 करोड़ रुपया लोन दिया। हम लोग कितना लोन देता है? 50,000 1 लाख देता है तो कितना कागजी कार्रवाई करना पड़ता है, देखते हैं ना। लेकिन सरकार को क्या करता है, एकदम हजारों करोड़ लाखों में लोन देता है। यही क्या होता है, ये एसएलआर होता है। यानी अपने पास में सुरक्षित इसको रखना पड़ता है। कितना % है वो? 18% है, ठीक है। पहले क्या था, पहले एक सीमा तय था कि एसएलआर मैक्सिमम आप अपने रिजर्व का 40% दे सकते हैं, लेकिन 2005 में अमेंडमेंट कर दिया गया आरबीआई के द्वारा कि आप चाहे तो पूरा का पूरा 18% जो है ना, जो रिजर्व के पास में है, सारा पैसा उठा के किसको तुम दे दो? राज्य को तुम दे दो, राज्य सरकार को, ठीक है। आया समझ में एसएलआर? नहीं बोल रहे हैं जी। एसआरएफ क्या होता है? ये होता है स्पेशल रीफाइनेंस फंड। क्या इसको बोलते हैं? विशेष पुनर्वित्त फंड, फैसिलिटी बोलते हैं इसको, फैसिलिटी, सुविधा। अब देखो विशेष पुनर्वित्त का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आरबीआई जो है, आरबीआई हमारा है, वो आरबीआई क्या करता है, जो हमारे पास में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होते हैं, पढ़े होंगे ना आप लोग, एनबीएफसी जो होता है, उस एनबीएफसी को क्या करता है? पैसा देता है। किसके करने के लिए? बिजनेस करने के लिए देता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एसआरएफ बोलते हैं। जैसे किसको देगा एनबीएफसी? कौन है? जैसे हमारा कौन हो गया? नाबार्ड, NABARD, नाबार्ड है ना, नाबार्ड एक बहुत अच्छा एग्जांपल हमारे पास में है। कौन सा? ये भी तो है, एग्जिम भी तो आता है उसी में, एग्जिम भी उसी में आता है ना? हाँ, एग्जिम हमारा हो गया, NHB यानी नेशनल हाउसिंग बैंक हो गया। तो ये सब क्या करता है? आरबीआई क्या करता है? आरबीआई क्या करेगा? उसको पैसा देता है एनबीएफसी बैंक को, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? स्पेशल रीफाइनेंस फैसिलिटी। देखो कई बार क्या होता है कि जो नाबार्ड होता है, नाबार्ड जो हुआ, एनबीएफसी हो गया, एग्जिम बैंक हमारा हो गया, सेबी हो गया, ये सब एनबीएफसी के एग्जांपल्स होते हैं। तो इनको भी अपने देश के इकोनॉमी चलाने के लिए पैसा तो पर पे करता होगा। तो यह पैसा इसको कौन प्रोवाइड करवाता है? तो देता है हमारा आरबीआई। उसके लिए एक अलग से टर्म यूज किया जाता है, क्या?
SRF यानी स्पेशल रीफाइनेंस फैसिलिटी। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आरबीआई जब यह लोन देता है तो अपने मनमाने पर देता है। अपने क्या करेगा, इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वह तय कौन करता है, वह आरबीआई तय करता है। कई बार यह 14% से भी हाई पर वह क्या करता है, लोन देता है एनबीएफसी को। आरबीआई उससे भी पैसा बहुत कमाता है, ठीक है। चले अच्छा, आगे। आखिरकार लेता तो सरकार ही है सर। हाँ लेता तो सब, क्या कीजिएगा, सबका एक ये बना हुआ है ना, ढर्रा बना हुआ है। समझ में आ गया सबको यहाँ पे? जी सर। ठीक है। अब देखो रेपो रेट, पता है कि रेपो रेट क्या होता है? काफी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है ये रेपो दर। सब बैंक को जिस रेट पे देता है। देखो रेपो दर क्या होता है कि आरबीआई जो है ना, आरबीआई जब किसी बैंक को लोन देता है, आरबीआई क्या करता है भाई, जैसे हम लोग को जरूरत पड़ता है पैसा का स्नेहा, वैसे ही उसको भी जरूरत पड़ता है, किसको, अन्य बैंकों को। तो आरबीआई क्या करता है कि आरबीआई जब अन्य बैंकों को लोन देता है तो जिस दर पर देता है उसको क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं। और एक होता है क्या, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट। ये क्या होता बैंक है, देता है हाँ। RBI को, अब बैंक जब RBI क्या को देता है। करेगा, जब बैंक आरबीआई को देगा उल्टा, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट बोलता है। अब देखो, रिवर्स रेपो रेट। हाँ अब देखो यहाँ आरबीआई कितना तेज निकल गया है। जो रेपो रेट जो होता है वह रेपो रेट हमेशा क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट से अधिक होगा। ऑलवेज ग्रेटर देन रिवर्स रेपो रेट। ओह वाह, अच्छा कि हमको बता दिए, कंफ्यूज हो रहा सर है। करंट में क्या है सर, 6.15 ना? देखो ठीक है, समझ में आ गया। ये क्या है, रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट मतलब आरबीआई बैंक को देता है और रिवर्स में क्या करता है, बैंक से आरबीआई लेता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि एक फॉर्मूला होता है कि रेपो रेट जो होता है वह ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट, आरआर होता है। अच्छा ट्रिपल मूवी का नाम हो गया ये तो, आरआर है ना। अब देखो यहाँ पर ध्यान से 4 फरवरी 2023 का जो डाटा हम बता रहे हैं वो समझो ध्यान से। 4 फरवरी 2023 यानी आज का जो डाटा है आरबीआई का, उसमें जो रेपो रेट है वह रेपो रेट कितना है, 6.25%। लिख लो क्योंकि काफी महत्वपूर्ण है, पूछता है आप लोगों से, ठीक है। और रिवर्स रेपो रेट जो है, रिवर्स रेपो रेट हमारा हो जाएगा 3 तो 4.35 है। हाँ 3.35% है। देखो तो 4.35 है। क्या, 4.35 है। नहीं 3.35 है, देख लीजिएगा एक बार। हाँ रिवर्स रेपो रेट 3.35। हाँ इतना ही है, ठीक है। अब देखो एक और आता है मेरे पास में बैंक रेट। बैंक रेट कितना होता है, सिमिलर होता है रेपो रेट के ना सर? नहीं 6 सिमिलर होता है लेकिन अभी क्या है, 6.5%। अभी 6.5% है, ठीक है। 6.5%। हाँ अभी 6.5% है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान। अब देख रही हो कि जब आरबीआई लोन देता है स्नेहा बैंक को तो 6.25 रुपया ब्याज वसूलता है, और आरबीआई जब किसी बैंक से लेता है तो कितना ब्याज देता है, मतलब 3 रुपया 35 पैसा ब्याज देता है। कितना तेज निकल गया, कितना मार्जिन कमाता है आरबीआई, ठीक है। चले आगे। क्या है कि एनपीए क्या होता है, एनपीए देखो क्या होता है, एनपीए को बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी गैर निष्पादन संपत्ति इसको बोलते हैं। देखो जब हम बैंक से लोन लेते हैं स्नेहा, बैंक का कुछ ईएमआई होगा, तो जब भी कोई व्यक्ति या कोई भी कंपनी किसी बैंक से जब लोन लेता है और न तो लोन का कुछ राशि और न तो ईएमआई उसको 90 दिन तक जमा करता है, 90 दिन तक नहीं जमा करता है, तो वह पूरा का पूरा लोन और पूरा का पूरा ईएमआई किस में जमा कर जाता है, वो एनपीए में, यानी उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोलते हैं। यानी जब लोन की जो रिकवरी होती है वह रिकवरी 90 दिनों तक नहीं हो पाती है, तो जो भी पैसा होता है वो पैसा कहाँ चला जाता है, वो पैसा चला जाता है एनपीए के पास में चला जाता है। और 4 फरवरी 2023 तक भारतीय बैंक में यानी पूरे बैंकिंग प्रणाली में जो वह एनपीए है, वो एनपीए पता है कितना है, 8.41 लाख करोड़ है। 6.9% सर? नहीं 8.41 लाख करोड़। ये तो सर नंबर हो गया, मतलब गिर गया है, 6.9% पे आ गया है। हाँ क्या चीज, ये क्या बोलते हैं, एनपीए। हाँ हमारे पूरा जीडीपी कितना है, 6.9% है। और इसमें भी एनपीए इतना हमारा हो गया, ठीक है स्नेहा। इसमें भी जो क्या है, इसमें एक बैंक है, बैंक का नाम कितना है, बैंक का नाम है पीएनबी, है ना। पीएनबी जो हाँ है सर, वो हमें तो चलो। इसका 10.41% खाली कहाँ है, खाली पीएनबी के पास में एनपीए बना हुआ है। आपको एक नाम याद होगा, कौन सा मोदी था, नीरव मोदी। नीरव मोदी जी सर, है ना। सर 9,000 करोड़। हाँ, स्नेहा का दोस्त है, वो क्या किया,
बैंक से पीएनबी से लोन लिया है ना, भाग गया, तो वही सब सर्वाधिक बैंक का लोन किस पर है? तो हम लोग का नेता लोग भी किया था PNB 2 लाख करोड़ का। हाँ, सब लोग करते हैं, क्या कीजिएगा उसमें। ठीक है, अब देखो एक और होता है मेरे पास में क्या, बैंकिंग ओम बूट्समैन। हिंदी में क्या बोलते हैं निजेश? बैंकिंग लोकपाल। क्या बोलते हैं इसको? बैंकिंग लोकपाल बोलते हैं। देखो बैंकिंग लोकपाल क्या हो गया, देखो कि जब आरबीआई का वर्सेस झगड़ा किसी बैंक के साथ में हो, ठीक है, या बैंक का झगड़ा किसी के साथ में हो, बैंक के साथ में हो, या बैंक का झगड़ा किसके पास में हो, कस्टमर के साथ में हो, तो इन तीनों स्थिति में क्या होता है, यानी यह विवाद जो होता है, विवाद किसके पास में हम करेंगे, विवाद जो हुआ इसका निपटारा कौन करता है? बैंकिंग ओम्बुड्समैन करता है। ठीक है, और यह जो है यह बिल्कुल फ्री सर्विस है, हमको पैसा नहीं देना पड़ता है। आप जिस भी बैंक में आपका खाता होगा ना, देखिएगा वहाँ पर एक कुर्सी बना होगा, वहाँ पर कुर्सी पर वही बैठते हैं, बैंकिंग ओम्बुड्समैन बैठे रहते हैं वो लोग। यदि आपका छोटा जिला है या छोटा शहर है तो वहाँ अगर बैंकिंग नहीं है तो जहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होता है, जैसे SBI के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कहाँ है? पटना में उसका हेड ब्रांच है, तो पटना में वहाँ जब आइएगा SBI वाले हेड ब्रांच में तो वहाँ आपको एक बैंकिंग ओम्बुड्समैन का केबिन मिलेगा। अपना MIT ब्रांच में भी है। हाँ, मुजफ्फरपुर के MIT ब्रांच में भी है, तो जहाँ जहाँ अच्छा शहर है वहाँ तो है, तो आप अपनी समस्या को वहाँ रख सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है। मान चलो निजेश कि तुम्हारा बैंक से और कस्टमर का झगड़ा हो गया, अगर नहीं सुलझ रहा है या उनके ओम्बुड्समैन के जो फैसले से तुम खुश नहीं हो, तो तुम क्या कर सकते हो? तुम अपील कर सकते हो। क्या कर सकते हो? हम अपील कर सकते हैं। कहाँ अपील करेंगे? किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं करेंगे, हम अपील करेंगे RBI के डिप्टी गवर्नर के पास। जैसे मान लो कि हमारा झगड़ा SBI बैंक के किसी ब्रांच से हो जाता है, वो मुझ पर फैसला किया, हम उसके फैसला खुश नहीं, तो हम कहाँ चल जाएंगे? सीधे एक मेल डालेंगे, किसको? RBI दिल्ली में, इसके डिप्टी गवर्नर के पास में। NBFC क्या होता है? इसको लोग क्या बोलते हैं? नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। देखो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी क्या होता है? बेसिकली यह भी RBI के जो शेड्यूल 2 होता है, वह शेड्यूल 2 में इस अनुसूचित कुछ एक प्रकार का बैंक होता है। क्या होता है? एक प्रकार का बैंक होता है, लेकिन यह बैंक पूर्ण रूप से बैंकिंग प्रणाली की तरह काम नहीं करता है। क्या करता है? पूर्ण रूप से बैंकिंग प्रणाली की तरह काम नहीं करता। जैसे देखो, जैसे महिंद्रा फाइनेंस हो गया, टाटा फाइनेंस हो गया, मुथूट फाइनेंस हो गया, बजाज फिनकॉर्प हो गया, है ना, LIC हमारा हो गया, नाबार्ड हो गया, ये सारे कंपनी लगभग 119 हमारे भारत में अभी वर्तमान में NBFC काम कर रहा है। अब पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा कंपनी NBFC है या कौन सा कंपनी हमारा बैंकिंग प्रणाली के तहत काम करता है? तो देखो जो NBFC बैंक होंगे ना, हमने क्या नाम बताया? टाटा फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, चोलामंडलम, जो भी फाइनेंस में गाड़ी खरीदते होंगे ना जी, तो जो भी सब होता हुआ क्या होता है? वो NBFC होता है। तो जो NBFC होंगे वह NBFC कभी भी सेविंग अकाउंट का क्या कर सकता है? नहीं खोल सकता है। करेंट अकाउंट नहीं खोल सकता है। ठीक है, फिर देखो चेक एंड DD को क्या कर सकता है? जारी नहीं कर सकता है। ठीक है, FD क्या करेगा? FD नहीं खोल सकता है। इसके अलावे जो भी काम है वह सारा का सारा काम कर क्या होगा? NBFC कर सकता है। यानी NBFC सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद सकता है, सरकारी प्रतिभूतियों को क्या कर सकता है? बेच सकता है। ठीक है, कोई भी सरकार का योजना चला, उस योजना के माध्यम से क्या करता है? कुछ अपना लोन वो प्रोवाइड करवा सकता है। देखते हैं ना कि लोन चलता है ना, जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना चला था, तो वो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी वाले भी लोन दिए हुए थे। आपको घटना की याद होगा कि महिंद्रा फाइनेंस ने झारखंड में एक ट्रैक्टर फाइनेंस किया था और उसका रिकवरी एजेंट वहां पर जब गया देने के पैसा लेने के लिए, नहीं किस्त जमा कर पा रहा था, बहुत मार मारा था। हाँ, तो वहां का क्या किया? वहां के जो प्रेग्नेंट लेडी को उसने क्या किया? जो एजेंट था वो उसको ट्रैक्टर चढ़ा करके मार दिया, खत्म कर दिया। तो लगभग कितना करोड़ रुपया का उसको ये लगाया था, पेनल्टी लगाया बैंक ये हाई कोर्ट उनको, महिंद्रा फाइनेंस को। तो NBFC जो होता है ना, अपने इसको बोलते हैं बाप से बड़ बेटा, बिहार में सब सुनते होइएगा, ये अपने आप में इसका रूल खुद बनाता है अपने आप में, है ना। इसीलिए कभी भी आपको जब जॉब हो जाए ना, देखो जब जॉब होगा तो तुम्हारे पास में ना, जॉब होगा तो तुमको गाड़ी खरीदना पड़ेगा भोकाली के लिए, तो कभी भी गाड़ी जो होता है किसी प्राइवेट फाइनेंस से मत खरीदना, चूज के रख देता है। गाड़ी को क्या करना? SBI से या जो भी सरकारी बैंक है ना, उसी से लोन करवाना, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें इंटरेस्ट होता है वो डिग्रेडेबल होता है, जैसे जैसे जमा करेंगे वो हमारा EMI कम होता चला जाएगा। लेकिन प्राइवेट में क्या होता है? चूज के रख देता है। ठीक है, तो ये सब कुछ हमारे पास टर्म है, उस टर्म को हमको क्या करना होगा? समझना पड़ेगा। ठीक, एक और हमारे पास में है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेसम का नियम। क्या होता है बताइए?
ग्रेसम्स। ग्रेसम, पता नहीं। नाम सुने हैं कभी ग्रेसम का? नहीं सर, आज सुने हैं। बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी। अच्छी मुद्रा बुरी मुद्रा को चलन से बाहर कर देता है। क्या मतलब हुआ स्तुति इसका? यानी अच्छी मुद्रा, जा उल्टा लिख दिया हम। कॉन्ट्राडिक्टरी लिख दिया आप। हाँ हाँ हाँ, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को क्या करेगा? चलन से बाहर कर देगा। बुरी मुद्रा का क्या मतलब हुआ? जाली नोट। समझ में आ गया? सिंपल सी बात है। ग्रेशम लोग कहता है कि जब आपके इकोनॉमिकल मार्केट में आपके पास में जब जाली नोट आता है यानी ब्लैक मनी आता है, या इसको बुरी मुद्रा बोलेंगे, वो क्या करेगा? वो अच्छी मुद्रा को क्या करेगा? अपने आप में घिसता चला जाएगा। देखते हैं ना, इसलिए सरकार ने क्या किया थी? सरकार डिमोनेटाइजेशन लाया हुआ था, मोदी सरकार, कि बहुत ज्यादा हमारे यहाँ काला धन हो गया था, बहुत ज्यादा, है ना। मतलब क्या कि ब्लैक जो डुप्लीकेट पैसा नहीं होता उस प्रकार का ये हो गया हुआ था। ठीक है, समझ में आ गया ये?